दोनों गुंडों ने ललिता को फोन करके पीछे देखा तो स्वाति वहां थी ही नहीं। अरे ये लड़की कहाँ चली गई? जल्दी से उसने कुछ दूर देखा तो स्वाति वहां से भागती दिखी। वो देखो, वो भाग रही है, चलो उसे पकड़े जल्दी से। उन्होंने उसका पीछा किया। स्वाति एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। ये एक सुरंग जैसी थी, सब ओर घुप अंधेरा था। हे भगवान, ये मुसीबत कहां से आ गई? मुझे बहुत डर लग रहा है। वो इधर उधर देख रही थी, तभी उसे याद आया उसके पास मोबाइल है। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाल लिया। मैं पापा को फोन करके बताती हूँ। उसने राम को फोन मिलाना चाहा, लेकिन वहां नेटवर्क सही नहीं था। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? ये भी समझ नहीं आ रहा। वो वहां बैठ जाती है। इस बीच राम घर पहुंच जाता है। क्या हुआ लक्ष्मी? स्वाति अभी भी नहीं आई क्या? नहीं, अभी भी नहीं आई। मुझे तो डर लग रहा है उसके लिए। कहाँ चली गई? वो फिक्र करने का नाटक करती है। राम तुरंत स्वाति के कमरे में जाता है और देखता है कि वहां स्वाति का मोबाइल नहीं है। स्वाति के पास उसका मोबाइल है, फोन करना चाहिए उसे, पता चल जाएगा कि कहाँ है। उसने तुरंत फोन किया, लेकिन फोन लगता नहीं है। स्वाति का मोबाइल काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी खतरे में है। मैं पुलिस थाने जाकर रपट लिखवाता हूँ। घबराया हुआ राम पुलिस स्टेशन चला जाता है। इस बीच लक्ष्मी अपनी माँ ललिता को फोन मिलाती है। बोलो लक्ष्मी, सब ठीक है वहाँ? अरे, उस स्वाति के पास मोबाइल है माँ। राम पुलिस स्टेशन चले गए हैं। पता नहीं उन गुंडों ने अपना काम पूरा किया कि नहीं। अगर वे पकड़े गए तो हमारा नाम ले लेंगे। अगर राम को पता चल गया कि हम हैं सबके पीछे तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। रुको, मैं फोन करके उनसे पूछती हूँ। उसने उन गुंडों को कॉल लगाया। मालकिन, वो बच गई है। हम यहाँ खुद उसकी तलाश कर रहे हैं। हे भगवान, तुम बेवकूफ हो क्या कि वो तुम्हारे सामने से भाग गई? अब वहां से हटो, पुलिस जल्दी वहां पहुंचने वाली है। उसने कॉल काट दिया। इस बीच पुलिस स्टेशन पर राम ने सब इंस्पेक्टर को सब कुछ बताया। आप परेशान न हो, उसके पास मोबाइल है ना, हम उसके आखिरी सिग्नल के आधार पर ट्रेस कर लेंगे कि वो अभी कहाँ हो सकती है। वो अपना टैब लेता है और स्वाति के फोन का सिग्नल कहां तक पता करता है और वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है। वहां वो दोनों गुंडे स्वाति की तलाश कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो बच कैसे गई। हम उसे तुरंत पकड़ना होगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। वे इधर उधर खोज रहे थे, तभी उन्हें एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया, वही जिसमें स्वाति नीचे गिर गई थी। यहाँ देखो, यहाँ सुरंग में जाने के लिए गड्ढा है। लगता है वो इसमें गिर गई है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। दोनों गड्ढे के पास बैठ जाते हैं। ए लड़की, हम जानते हैं कि तुम यही हो, बाहर निकलो। स्वाति ने अंदर सुना तो डर गई। वो बहुत तनाव में आ गई। अंधेरा भी बढ़ रहा था। वो खुद नहीं आएगी, हम दोनों का अंदर उतरना पड़ेगा। वे उस गड्ढे में उतरने लगे कि एसआई की जीप सायरन बजाती वहां पहुंच गई। दोनों गुंडों ने देखा तो अरे पुलिस आ गई, चलो चलो भागो यहाँ से जल्दी। और वे भाग गए। इस बीच राम और पुलिस वहां आ गए। यहाँ पर आकर स्वाति के फोन का आखिरी सिग्नल रुक गया है। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे वहां कुछ संदिग्ध नजर नहीं आया। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। वो इधर उधर खोजने लगते हैं और अचानक उसे वो गड्ढा दिखाई दे गया। अरे ये बड़ा सा गड्ढा, इसमें तो नहीं गिर गई है वो? राम फौरन उस गड्ढे के पास जाता है। स्वाति, स्वाति! उसने उसे पुकारा। स्वाति ने सुना और उसे एकदम से झटका लगा। पापा आ गए हैं शायद। वो जवाब देने को होती है, लेकिन फिर रुक जाती है। पता नहीं पापा ही है या कोई और है। काफी देर पुकारने के बाद राम शांत हो गया। सर, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ है। वो लोग वहां से जाने की सोचते हैं। लेकिन अगर ये मेरे बाबा ही हुए तो? बाबा! उसने आवाज लगाई। राम ने सुना, उसकी आंखों में चमक आ गई
वो वापस आया और गड्ढे के ऊपर से, सर मुझे लगता है कि स्वाति यहीं इस गड्ढे के अंदर है। मैं तुम्हारा बाबा हूँ बिटिया। बाबा मैं यहाँ गड्ढे में गिरी हुई हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। तुरंत राम और पुलिस टॉर्च के साथ उस गड्ढे में उतर जाते हैं और उसकी तलाश शुरू की। स्वाति वहां डरी हुई मिली। राम ने उसे देखा और कसकर गले लगा लिया और उसे बाहर ले आया। आपको यहाँ कौन लाया था? स्वाति ने सब इंस्पेक्टर को सारी घटना सुना दी। हम जल्द ही उन गुंडों को पकड़ लेंगे, आप सब सावधान रहना। बहुत धन्यवाद सर, मुझे नहीं पता कि आपके बगैर मैं क्या करता। ठीक है, चलिए मैं आपको घर छोड़ दूं। वे सभी जीप में सवार होकर वहां से चले जाते हैं। अरविंद सुशीला से शादी कर लेता है और घर आता है। फिर अपनी बेटी हेमा से कहता है, हेमा तुमने मुझसे एक मम्मी लाने के लिए कहा था ना, देखो इधर मैं एक मम्मी ले आया हूँ। हेमा उससे बड़े प्यार से जा लगती है। सुशीला भी उसे प्यार से बाहों में भरती है। उस दिन शाम में हेमा के सोने के बाद, देखो सुशीला, मैंने तुमसे केवल और केवल हेमा के लिए शादी करी है। मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ साफ साफ बता चुका हूँ। हेमा की माँ उसके पैदा होने के समय चल बसी थी। उसे माँ का प्यार क्या होता है नहीं पता। जब भी उसने पूछा मैंने उसे यही कहा कि उसकी माँ गांव गई है और लौट आएगी। अब तुम आ गई हो, प्लीज उसकी देखभाल करना। बिन माँ की बच्ची है, प्यार से रखना। आप हेमा की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसकी अपनी खुद की बेटी की तरह देखभाल करूंगी। वो ये कहती है और अरविंद उनींदा सा होने लगता है और सो जाता है। बात वहीं रुक जाती है। अगले दिन सुबह सुशीला हेमा को तैयार करती है और उसे खाना खिलाती है। अरविंद ये देखकर निश्चिंत महसूस करता है। बहुत समय गुजर जाता है। सुशीला हेमा की बड़ी अच्छी तरह देखभाल कर रही होती है। हेमा अब 5 साल की हो गई है। सुशीला ने भी एक लड़की को जन्म दिया है और वो बच्चा भी अब 4 साल का हो गया है। अरविंद का प्यार हेमा के लिए जस का तस है और ये बात सुशीला को अच्छी नहीं लगती। एक दिन सुशीला अरविंद से कहती है, सुनिए, हमारा अपना भी एक लड़का है, लेकिन आप उसका कोई ख्याल ही नहीं करते हैं। आपको बस हमेशा अपनी बेटी हेमा की ही फिक्र लगी रहती है। आप हमेशा उसी के लिए चीजें लाते हैं। ये लड़का भी आप ही का बेटा है। आज तुम आपकी बेटी करके बात कर रही हो। तुम अपने बेटे के साथ सारा समय बिताती हो। हेमा पर ध्यान देना बंद कर दिया है। हेमा को ये बात परेशान कर सकती है, इसीलिए मैं उसके साथ समय बिताता हूँ। बस इतनी सी बात है। दोनों बच्चे मेरी 2 आंखों के समान हैं। मैं उनमें भेदभाव नहीं करता। सुशीला सिर्फ अपना सिर हिला देती है। वो सिर्फ अपनी बेटी का ही ख्याल करते हैं, बेटी को तो देखते ही नहीं हैं। वो हेमा को उसके पापा से अलग करने की सोचने लगती है और एक साजिश रचती है। वो हेमा को लगातार पीटती और डांटती है। हेमा उदास महसूस करती है। एक दिन सुशीला, हेमा, आज से तुम मुझसे घर के काम सीखोगी और करोगी भी। अब तुम कोई बच्ची नहीं हो। हेमा हाँ कहती है। सुशीला हेमा को घर के सारे काम सीखने पर मजबूर करती है। कुछ समय बीत जाता है। हेमा सारे काम बहुत अच्छे से करने लगती है और सुशीला उस पर घर के सारे कामों की जिम्मेदारी डाल देती है। एक दिन हेमा धूप में बड़े जतन से कपड़े धो रही होती है। अरविंद ये देख लेता है। तुम्हारी मम्मी कहाँ चली गई? तुम क्यों धो रही हो कपड़े? माँ, घर के अंदर है पापा, लेकिन रोज मैं ही घर के सारे काम करती हूँ। अरविंद गुस्से में उबल जाता है और सीधा घर के अंदर जाता है। सुशीला, तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो? तुम एक छोटी सी बच्ची से सारे काम क्यों करवा रही हो घर के? हाँ? अरे, अपना काम करने में क्या बुराई है? किसी भी तरह से कभी ना कभी उसे सारे काम को करना सीखना ही होगा। उसकी शादी होगी तो काम ना आने से उसकी सास मुझे ताने देगी। उसके लिए अभी बहुत समय है। वो एक बच्ची है, इसे याद रखना। क्या मुझे नहीं पता? ये कैसा अन्याय है? मैं अकेली घर के सारे काम करती हूँ, लेकिन तुमने मुझसे तो कभी सहानुभूति नहीं दिखाई। लेकिन अपनी बेटी का साथ देने से बात नहीं आते। बात वही है कि सौतेली माँ ही रहेगी, दूसरी पत्नी ही रहेगी। वो चिल्लाकर बोलती है।
अरविंद गुस्से में आकर सुशीला की पिटाई कर देता है। बस करो, अपनी बच्ची के लिए मुझे मार रहे हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहूंगी, छोड़ दूंगी ये घर। तुम नहीं, मैं छोड़कर जा रहा हूँ। वो वहां से चला जाता है। सुशीला ने हेमा को गुस्से से देखा। अरे दुष्ट लड़की, तेरी वजह से हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तुझे भी अपनी माँ के साथ ही मर जाना चाहिए था। कल मुही कही की अपनी माँ को खा गई। क्या माँ, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारी असली माँ कौन है? तुम्हारी माँ को मरे तो कई साल हो चुके हैं। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। वो हेमा को बुरी तरह से पीटती है। हेमा बहुत रोती है। इस बीच उसका छोटा भाई उसके पास आता है। बहन, ऐसे रो मत, वो कहता है और मुस्कुराते हुए हेमा को गले लगा लेता है। वो और जोर से रोने लगती है। सुशीला उसके छोटे भाई को जबरदस्ती अंदर ले जाती है। कई दिन बीत गए। जब अरविंद घर नहीं लौटा तो सुशीला तड़प उठी और हेमा से, तुम्हारी वजह से तुम्हारे पापा घर छोड़ गए। तुम मुझे और बेटे को कहीं का नहीं रखोगी। चली जाओ, जहर पी लो और मर जाओ कहीं जाकर। हाय रे मेरी किस्मत कि इस लड़की की माँ बनके इस घर में आई। वो हेमा को ठीक से खाना नहीं देती है। देती भी है तो बासा, कई दिन का रखा हुआ। एक दिन सुशीला ने एक कुत्ते को पुकारकर बुलाया और खाना खिलाने लगी। इस बीच हेमा, माँ मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। सुशीला अंदर जाती है और एक प्लेट में खाना लेकर आती है और कुत्ते के सामने डालती है। तुम भी कुत्ते की तरह हो, इसके साथ बैठकर इसका झूठा खा लो। हेमा उसकी बात सुनकर बहुत रोती है। कई दिन बीत गए। रोज भोजन नहीं मिलने से और सड़ा हुआ खाना खाने से उसकी सेहत खराब हो गई। एक दिन, पिताजी आप कहाँ हैं? कृपया वापस आ जाइए, मुझे भूख लगी है, मैं इस ठंड को सहन नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी सुशीला उस पर कोई दया नहीं करती। इतने दिनों तक भूखा रहने की वजह से हेमा बीमार पड़ जाती है। वो बाहर से घर का दरवाजा खटखटाती है। माँ प्लीज दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे शरीर में हर तरफ जलन हो रही है, मेरे शरीर पर घाव हो गए, मुझे घर के अंदर आने दो। मुझे परवाह नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पापा के आने तक बाहर ही रहना होगा। हेमा अपने पिता को खोजने निकल जाती है, लेकिन बेहद कमजोर होने से वो एक जगह चक्कर खाकर गिर पड़ती है। हे भगवान, मेरे पापा को यहाँ ले आओ, मैं अपनी माँ के पास तभी जाऊंगी, प्लीज मेरे पापा एक बार दिखा दो। उस दिन घर लौट रहा अरविंद उसे देखकर, हेमा क्या हुआ बिटिया, क्या हो गया तुम्हें, ऐसे यहाँ क्यों खड़ी हो? वो उसके आंसू पोंछता है। पापा क्या आप आ गए? आप हम सबको अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? बेटी मैं आ गया हूं, बताओ क्या हुआ? हेमा सब कुछ बताती है। ये सुनकर अरविंद, चिंता मत करो बिटिया, तुम्हारे पापा आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा, हम पहले की तरह फिर से खुश रहेंगे। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, सारे घाव ठीक हो जाएंगे। थोड़ी हिम्मत रखो और आंखें खुली रखो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, अभी लेकर चलता हूँ। वो उसे अस्पताल ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेमा की रास्ते में ही मौत हो जाती है। टूटे दिल से अरविंद उसके मृत शरीर को घर ले जाता है। तुमने मेरी बेटी को मार दिया, उसने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम इस घर में उसकी मां बनकर आई थी, भूल गई? सुशीला बिल्कुल परवाह नहीं करती। अरविंद गुस्से में उसे पीटने के लिए आगे बढ़ता है। दूर रहो,
मुझे छूना नहीं। पता नहीं उसे क्या बीमारी थी, उसके साथ घर में नहीं आना। छी, क्या दिमाग है तुम्हारा? तुम्हें उस जरा सी बच्ची पर जरा भी तरस नहीं आया? अब तुम और तुम्हारा बच्चा खुश रहना, मैं अपनी बच्ची के साथ चला जाऊंगा। वो रात भर रोता है और सुबह अचानक उसकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो जाती है। तुम्हारे अंदर जरा भी रहम नहीं है, तुमने सब बर्बाद कर दिया। तुमने बस अपनी बच्ची की परवाह की। हेमा 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 ये करते रहे। वो दहाड़े मार मार के रोती है। उसे बहुत बुरा सदमा लगता है और वो पागल सी हो जाती है। हेमा चली गई, उसके पापा भी चले गए। उस बच्चे ने ये सब देखा और बहुत रोया। माँ माँ क्या हुआ, क्या हुआ माँ? सुशीला की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और वो खुद पागल हो गई। और उस बच्चे का, उसका तो कोई नहीं रहा। उसके साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ। यही कारण है कि हमें कभी भी गुस्से में और स्वार्थी होकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जीवन बहुत सुंदर है, जिसे अपना दिल साफ रखकर बहुत खूबसूरती से जिया जा सकता है।